हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऑलरेडी हम लोग मैनेजमेंट का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें कितना सीखने को मिला और जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि एग्जाम के में जो रिपीट हो चुके हैं वो वाले एमसीक्यू भी शामिल है। इसके अलावा कुछ नए पर्सपेक्टिव वाले एमसीक्यू भी इसमें शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना एमसीक्यू सेशन। So the first question is a broad statement of an organization that specifies how it will achieve its goal। एक ब्रॉड स्टेटमेंट, स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो कि ये दिखाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल को कैसे अचीव करेगा। दैट स्पेसिफाइज हाउ इट विल अचीव इट्स गोल, उसको स्टेटमेंट को अपन क्या कहते हैं। तो मैंने आपको दो प्रकार के स्टेटमेंट बताए थे। एक तो बताया था विजन स्टेटमेंट और दूसरा बताया था मैंने आपको मिशन स्टेटमेंट। तो मिशन स्टेटमेंट जो होता है वो क्या स्पेसिफाई कर सकता है कि आपका करंट गोल क्या है, करंट गोल क्या है, इसके अलावा जो गोल है आपका उसको आप अचीव करने के लिए क्या एक्टिविटी कर रहे हो। हाउ यू विल अचीव द गोल। व्हाट इज विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो कि ये दिखाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भविष्य में क्या बनना चाहता है। व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी इन फ्यूचर, वो होता है आपका विजन स्टेटमेंट। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट जो ये दिखाता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन करंटली किस गोल को लेकर के काम कर रहा है और जो गोल उसने बनाया है उसको वो कैसे अचीव करेगा, तो वो कहलाता है आपका क्या, मिशन स्टेटमेंट कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिपोर्टिंग इंक्लूड्स। करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिपोर्टिंग, जो आपकी गुड रिपोर्टिंग है, एक अच्छी रिपोर्टिंग जो होती है उसके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। पहला है फैक्ट। क्या वो फैक्ट पर आधारित होती है। जो फैक्ट का मतलब है जो रियल इंफॉर्मेशन है उस पर बेस्ड होनी चाहिए। तो गुड रिपोर्टिंग का करेक्टर है फैक्ट पर, फॉल्स इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी, करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जितनी इंटेंसिटी के साथ फिनोमिना हुई है, घटना हुई है, उस घटना को, उस एक्शन को उसी इंटेंसिटी के साथ लिखा जाना चाहिए। तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। फैक्ट तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। एक्यूरेसी मतलब सही होनी चाहिए। लेजिबिलिटी मतलब ऐसी भाषा में होनी चाहिए, ऐसे वर्ड में होनी चाहिए जो कि आसानी से समझ में आ सके। अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि जो दूसरा अगर उसको पढ़े तो आसानी से उसके समझ में आ सके। तो तीनों ही करेक्टर क्या लगते हैं, एक गुड रिपोर्टिंग होने के लिए तीनों ही करेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मैनेजमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो थी वो किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, वो की गई थी आपके डॉगस मैकग्रेगर के द्वारा दी गई थी। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैक जो डॉगलास मैकग्रेगर है उसने कहा था कि एक्स वाले जो लोग होते हैं वो इनहेरेंटली क्या होते हैं, इनहेरेंटली लेजी होते हैं और वो काम को क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं, काम करना उनको अच्छा नहीं लगता। जबकि बाई जो लोग होते हैं वो एक्टिव होते हैं एंड लाइक टू डू वर्क, काम करना इनको पसंद होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ये होती है आपकी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, जो कि किसके द्वारा दी गई थी, डॉगलास मैकग्रेगर के द्वारा दी गई। तो आपका आंसर होगा बी। फ्रेडरिक टेलर के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी गई थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो सेम आ गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो थी वो किसके द्वारा दी गई थी, फ्रेडरिक टेलर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड बाय, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो था वो किसके द्वारा कंडक्ट किया गया। तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जब भी कोई सुपरवाइजर या कोई अथॉरिटी एम्प्लॉयज पर नजर रखती है तो एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, ये इफेक्ट कहलाता है क्या, हॉथॉर्न इफेक्ट। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करना वो कहलाता है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। तो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, एल्टन बायो के द्वारा। जब हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था तो वहां पर मैंने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट को बताया था किसके द्वारा दिया गया था, हॉथॉर्न के द्वारा दिया गया था। जबकि उसको करेक्ट कर लेना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके, एल्टन मायो। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट कॉर्प स्टैंड फॉर, मैनेजमेंट के संदर्भ में पोस्ट कॉर्प का मतलब क्या होता है। तो पोस्ट कॉर्प हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ये दीज आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या होते हैं ये, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। क्लियर है। अब सबसे पहले हमको देखना है, क्योंकि सारी चीजें उसी सीक्वेंस में लिखी हुई हैं, तो हमको ये देखना है कि करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। तो एक तो कंफ्यूजन इस वर्ड में आता है, सीओ, सीओ को हम अधिकतर कंट्रोलिंग से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जबकि यहां पर सीओ का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग। क्या है, कोऑर्डिनेटिंग। तो सबसे पहले जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा वो इस वर्ड में किया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सीओ का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग होता है। तो आपको देखना है कि कोऑर्डिनेटिंग जो वर्ड है वो कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर कंट्रोलिंग है, इधर कंट्रोलिंग है, इधर कोऑर्डिनेटिंग एंड इधर कोऑर्डिनेटिंग है। तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही डी सेलेक्ट हो गए। अब आपको देखना है कि चेंज कहाँ आ रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये तो करेक्ट सीक्वेंस है। प्रिपरेशन, पहला पार्ट क्या होता है, प्रिपरेशन प्लानिंग होता है, जबकि उन्होंने क्या दिया हुआ है, प्रिपरेशन दिया हुआ है। सेकंड पार्ट ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, बाकी का पार्ट तो सही है इनके। ठीक है, तो ये पार्ट आपका मिसमैच हो गया। तो एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरी एक्स, थ्योरी एक्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो थ्योरी एक्स क्या कहती है कि जो पेशेंट, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो काम को पसंद नहीं करते, काम करना पसंद नहीं होता। एम्प्लॉयज इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क, हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉय, ये कौन से होते हैं भाई, एम्प्लॉयज विल टेक देयर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डज नॉट नीड टू बी कॉज्ड टू वर्क, ये भी किसके लक्षण होते हैं, बाई के लक्षण होते हैं। एम्प्लॉयज विल डू हिज वर्क नो मैटर व्हाट, ये भी बाई के लक्षण होते हैं। केवल ये लक्षण किसका है, एक्स का। विच टाइप ऑफ लीडरशिप थ्योरीज कंसिडर्स दैट द पीपल इनहेरिट सर्टेन क्वालिटीज दैट मेक देम बेटर सुटेड टू लीडरशिप। कहीं पर भी, चाहे साइकोलॉजी हो चाहे मैनेजमेंट हो, अगर क्वालिटीज की बात आ रही है तो क्वालिटीज के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, ट्रेट वर्ड यूज किया जाता है। जहां पर क्वालिटी की या कैरेक्टरिस्टिक की बात आती है तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, ट्रेट वर्ड यूज किया जाता है। तो वहां से हम ट्रिक लगा सकते हैं किसका, ट्रेट थ्योरीज का। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू बी possessed बाय ए नर्स एडमिनिस्ट्रेटर वर्किंग इन ए कम्युनिटी सेटअप। जब एक नर्स एडमिनिस्ट्रेटर कम्युनिटी सेटअप में काम कर रही है तो उसकी इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, क्या सिर्फ आपकी जो इंफॉर्मेशन है उनको रिकॉर्ड करना वो होना चाहिए, या कम्युनिकेशन होना चाहिए, या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्युनिटी लेवल पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड सेटअप होता है। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो आपके एम्प्लॉयज का कोऑर्डिनेशन होता है, आपके जो अंडर में काम कर रहे हैं उनके लोगों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, केवल एक नर्स की बात लिखी है। तो इस नर्स का जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है कम्युनिटी के अंदर वो क्या होता है, कम्युनिकेशन होना चाहिए।
डॉक्यूमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें अलग है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आप जो भी चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हो वो इंप्लीमेंट आप प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोगों के साथ आपका रिलेशन मेंटेन नहीं होगा। तो लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपके अंदर क्या फीचर्स होना जरूरी है? कम्युनिकेशन होना जरूरी है। कम्युनिकेशन बेटर रहेगा तो आप लोगों के साथ अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। द मेथड ऑफ सेटिंग फॉर्मल गाइडलाइंस बिफोर स्टार्टिंग ए वर्क इज नोन एज। अगर आप कोई फॉर्मल गाइडलाइन सेट कर रहे हो किसी काम को करने से पहले, तो उसको अपन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्लानिंग बोलते हैं, नहीं बोलते? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? हार्मोनी मेंटेन करना। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? इंप्लीमेंट करना। एंड असेसमेंट का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। लेकिन आप गाइडलाइन सेट कर रहे हो, वो क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। नेक्स्ट इज द ग्रुप एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू अचीव ए कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर ग्रुप का वो एफर्ट्स जो कि कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? अगर ग्रुप के लोग आपस में एक डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो उन क्या जरूरी है कि इनके जो एफर्ट्स है उनका कोऑर्डिनेटेड होना जरूरी है। वाइल प्लानिंग फॉर ए न्यू हॉस्पिटल, अगर आप एक नया हॉस्पिटल खोलना चाहते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कीप इन द माइंड इज, सबसे ज्यादा जरूरी बात, ध्यान रखने वाली बात क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट। हम प्रॉफिट के लिए खोलते हैं कोई चीज, लेकिन ये आपका फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऑन ए मॉरल ग्राउंड की अगर हम बात करें, हेल्थ केयर सिस्टम, इस पर हम फोकस कर सकते हैं, लेकिन हमारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पेशेंट कंफर्ट होना चाहिए। सारी चीजें रहेंगी हॉस्पिटल का सेटअप डालते वक्त, लेकिन सबसे टॉप प्रायोरिटी पे क्या रखना चाहिए आपको? पेशेंट कंफर्ट, क्योंकि अल्टीमेटली यही सर्विसेज आप कम्युनिटी में देने जा रहे हो, लोगों को देने जा रहे हो। तो उनको अगर कंफर्ट मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी सर्विसेज यूज करेंगे। समझिए इस बात को। अगर आपने कोई सेटअप डाला और आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि लोगों को पसंद आया, तो लोगों को पसंद आएगा तो वो दूसरे लोगों को बताएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्ट यूज किया जाएगा। उस चीज को ध्यान रखिए। तो हॉस्पिटल सेटअप करने का अल्टीमेट गोल क्या होता है? पेशेंट को क्वालिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो इस एम को हमको ध्यान में लेकर के चलना है। और जब हमने गोल सेटअप की बात की थी, तो गोल सेटअप क्या होता है? इट इज द एंड रिजल्ट। क्या होता है? एंड रिजल्ट होता है, मतलब लास्ट में हमको कहां तक जाना है उसको ध्यान में रखते हुए सारी प्लानिंग की जाएगी। तो लास्ट में हमको कहां तक जाना है कि पेशेंट जो है उसको हमारे द्वारा कंफर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट लीडरशिप स्टाइल इन क्राइसिस सिचुएशन? क्राइसिस सिचुएशन वो होती है जहां पर क्विक डिसीजन लेना होता है। 3 प्रकार की स्टाइल मैंने बताई थी। ऑथोरिटेरियन स्टाइल बताई थी, डेमोक्रेटिक बताई थी, एंड लेजेस फेयर बताई थी। ठीक है। तो डेमोक्रेटिक में क्या होता है? लीडर जो होता है वो अपने फॉलोअर से, अपने जो ग्रुप मेंबर है उनसे डिसीजन पूछता है, उनके साथ डिस्कशन करता है। ऑथोरिटेरियन में सेल्फ डिसीजन करता है। एंड लीज फेयर में क्या होता है? अपने एम्प्लॉइज को फ्रीडम दे देता है कि वो अपने तरीके से डिसीजन करें। ठीक है। और ब्यूरोक्रेटिक जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन करते हैं, जो ब्रॉडर लेवल के डिसीजन होते हैं वो करते हैं। तो अगर हम क्राइसिस सिचुएशन के टाइम पर डिस्कशन करने बैठेंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग करने बैठेंगे या फ्रीडम दे देंगे तो काम नहीं चलेगा। क्राइसिस के टाइम पर क्विक रेस्पॉन्स आना चाहिए, और क्विक रेस्पॉन्स के लिए क्विक डिसीजन आना चाहिए। और क्विक डिसीजन कब आएगा? जब आप खुद से डिसीजन ले रहे हो। ठीक है। तो वहां पर इन चीजों का टाइम नहीं है। तो अथॉरिटेरियन स्टाइल जो होती है उस टाइम बेस्ट होती है। एक प्लान करने वाला होता है, बोलने वाला होता है, और बाकी के लोग उसको फॉलो करने वाले होते हैं। आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए, आप एम्बुलेंस को फोन लगाइए, आप इस तरीके से मैनेज कीजिए। तो एक व्यक्ति जो होता है वो सारे डिसीजन ले सकता है। तो अगर अपन ऑथोरिटेरियन स्टाइल को यूज करें तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड फॉर एक्नॉलेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय? एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज करने का तरीका क्या है? रिवार्ड्स, रिवार्ड तो उसके लिए गिफ्ट का काम करता है। सेल्फ असेसमेंट, रीइंफोर्समेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का एवेल्यूशन करना क्या कहलाता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ लेजिस्लेशन
लेजिस्लेशन जो होता है, कानून, वो किसको प्रोटेक्ट करता है? हॉस्पिटल की अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है क्या? नर्सिंग स्टाफ को करता है क्या? पेशेंट को करता है क्या? या पेशेंट एंड स्टाफ नर्स को? जो लेजिस्लेशन बनाया गया है वो दोनों के लिए ही बनाया गया है, ताकि ना तो पेशेंट के राइट्स वायलेट हो और ना ही जो स्टाफ वहां पे काम कर रहा है उसके राइट्स वायलेट हो। अथॉरिटी मींस का मतलब क्या था? अथॉरिटी का मतलब क्या था? कमांड देने का अधिकार, ऑर्डर देने का अधिकार, राइट टू कमांड। कोऑर्डिनेशन ऑफ द एंड ऑफ लाइफ केयर इज नोन एज, एंड ऑफ लाइफ जो केयर होती है, जब व्यक्ति कोई मरने जा रहा होता है और उस वक्त उसको जो केयर दी जाती है वो कहलाता है क्या? हॉस्पाइक मैनेजमेंट कहलाता है। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, क्रिटिकल कंडीशन में, उस वक्त जो केयर दी जाएगी वो कहलाएगी क्रिटिकल केयर। पैलिएटिव केयर, ऐसी डिजीज जो क्योर नहीं हो सकती, जहां पर केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकता है, जैसे कैंसर के केस में, तो वहां पर आप क्या दोगे? सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करोगे, क्योंकि उनको आप क्योर नहीं कर सकते, तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना वो कहलाता है क्या? पैलिएटिव केयर। रिहेबिलिटेटिव केयर क्या होती है कि अगर किसी डिजीज की वजह से कोई आपके बॉडी के अंदर चेंज आ गया, फंक्शनल चेंजेस आ गए, तो डिजीज क्योर होने के बाद जो डेफिशिएंसी हुई है उस डेफिशिएंसी के साथ जीना सिखाना, वो क्या होती है? रिहेबिलिटेटिव केयर होती है। इन इंडिया लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू पेशेंट केयर इन हॉस्पिटल स्टाफ फॉल्स ऑन, इंडिया में अगर पेशेंट से संबंधित कोई भी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी जाती है तो वो किस पर जाती है? डॉक्टर्स पर जाती है। अगर नर्स से भी कोई मिस्टेक होगी तो सबसे पहले एक्शन किस पर होगा? डॉक्टर पर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल सप्लाई टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के लिए सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट कौन सा होता है? सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। तो ये सप्लाई का काम करता है, बाकी का तो क्या? फार्मेसी सर्विसेज, यहाँ पर मेडिसिन स्टोरेज रहेंगी और डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डायग्नोस्टिक सर्विसेज में टेस्टिंग वगैरह होगी, थेरेपेटिक सर्विसेज में केयर वगैरह दी जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? सेंट्रल सप्लाई का पूछा है, तो सेंट्रल सप्लाई किसके द्वारा दी जाएगी? सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। इन इन्वेंट्री कंट्रोल वीडी स्टैंड्स फॉर, इन्वेंट्री कंट्रोल में वीडी का मतलब क्या होता है? क्या बताया था मैंने आपको? वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। वाइटल्स क्या होता है? जिनके बिना हॉस्पिटल का काम चल ही नहीं सकता। एसेंशियल में वो आइटम्स आएंगे कि अगर 2 या 3 दिन तक आपके पास नहीं हो तो काम चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। और डिजायरेबल में क्या है? ये वो आइटम है कि अगर नहीं भी अवेलेबल हो तो भी हॉस्पिटल का काम चलता रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? हायरार्की होती है, नहीं होती? हायरार्की मेंटेन होती है, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, स्टाफिंग होता है, डेलीगेशन होता है, नहीं होता? शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी होती है, स्पान ऑफ कंट्रोल होता है, कंट्रोल होता है, नहीं होता? इनको कंट्रोल कौन करेगा? टॉप लेवल। इसको कौन करेगा? इससे भी सुपीरियर। ठीक है, तो ये तीनों फीचर्स हैं नहीं प्रिंसिपल मैनेजमेंट के, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय इंचार्ज नर्स टू हर स्टाफ नोन एज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब डेलीगेशन तो होगी प्रोसेस ऑफ शेयरिंग अथॉरिटी। तो अगर इंचार्ज नर्स वो कहती है किसी स्टाफ को कि आपको ये अथॉरिटी दी जाती है, इस पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी, तो इंचार्ज नर्स क्या हो गई? सुपीरियर। ये हो गया एम्प्लॉय मतलब स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स इसके अंडर में काम करेगी। किसके अंडर में? इंचार्ज के अंडर में। इंचार्ज से ऊपर कौन होगा? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो अगर इंचार्ज इधर कोई इंस्ट्रक्शन दे रही है नीचे की तरफ तो वो कौन सा हो गया? डाउनवर्ड डेलीगेशन। और अगर डेलीगेशन तो डाउनवर्ड ही होगा, ठीक है, क्योंकि इनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि ये अपवर्ड डेलीगेशन कर सके, तो ये कौन सा डेलीगेशन है? डाउनवर्ड डेलीगेशन। साइड डेलीगेशन कब होता? जब ये इंचार्ज अपने दूसरे इंचार्ज को अथॉरिटी दे करके जाती, कुछ जिम्मेदारी देती, तो वो होता क्या? साइडवर्ड डेलीगेशन। तो अभी आंसर जाएगा आपका क्या? डाउनवर्ड डेलीगेशन।
शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस मैंने बताया था, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज किस में आ रहा है, इन दो में आ रहा है, और थ्रेट इसमें आ रहा है, तो बी आंसर हो गया आपके। ए रिटन डॉक्यूमेंट विच गाइड्स रेशनलाइज्ड नर्सिंग मीजर्स इज रेफर्ड एज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें रेशनलाइज्ड नर्सिंग मीजर्स लिखे हुए हैं कि किसी भी कंडीशन में एक नर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोसीजर मैनुअल कहलाएगा, कि नर्स का प्रोसीजर किस तरीके का होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस द लीस्ट इंपॉर्टेंट टू ए नर्स मैनेजर, एक नर्स मैनेजर के लिए इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे कम इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, मैन्युपुलेटिंग पीपल मतलब लोगों को अपने फायदे के लिए मैन्युपुलेट करना, उनके साथ धोखा करना, उनको मिसगाइड करना, वो कहलाता है मैन्युपुलेटिंग। तो एज ए मैनेजर, चाहे नर्स मैनेजर हो चाहे कोई भी मैनेजर हो, मैन्युपुलेटिंग पीपल इज नॉट द गुड प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजमेंट। मॉनिटरिंग सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट्स का मॉनिटरिंग कर सकती है, इफेक्टिव लीडिंग कर सकती है, लेकिन क्या नहीं कर सकती, मैन्युपुलेटिंग पीपल इज नॉट द गुड प्रिंसिपल फॉर लीडरशिप और एज ए मैनेजर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का रोल क्या नहीं होता, इन्फॉर्मिंग एम्प्लॉइज रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, जो उसके एम्प्लॉइज हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज के बारे में अवेयर करता है। ट्रेन द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को जरूरत पड़ने पर ट्रेनिंग देता है। मेंटर्स द जूनियर, उसके नीचे जो काम कर रहे हैं उनके लिए टीचिंग का काम करता है, टीचर्स का काम करता है। क्या नहीं होता, अथॉरिटेटिव नहीं होता। एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि सुपरवाइजर का काम ना तो कमांड देने का होता है, ना किसी को डांटने का होता है, ना पनिशमेंट करने का होता है। उसका काम क्या होता है, ऑब्जर्व करने का और उसको करेक्ट करने का। ठीक है, तो अथॉरिटेटिव आंसर नहीं होगा इसका। वंस ए प्रॉब्लम इज फॉर्मुलेटेड द नेक्स्ट स्टेप इज टू, एक बार अगर प्रॉब्लम बन गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपको पता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होती है, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या बनाते हो, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। हम एक प्रॉब्लम के लिए कई सारे सॉल्यूशन बनाएंगे, ए बी सी, ताकि अगर ए फेल हो जाए तो हम इमीडिएटली बी पर काम कर सकें, और अगर बी फेल हो जाए तो हम इमीडिएटली सी पर काम कर सकें बिना टाइम वेस्ट किए। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है सबसे पहले उनको क्रिएट किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, सॉल्यूशन बना लिए कई सारे, अब उनमें से देखना है कि इनमें सबसे बेस्ट कौन सा, उसको सबसे पहले स्टार्ट करना है। जैसे आपने ए बी सी 3 सॉल्यूशन बनाए और आपने एनालिसिस किया कि बी वाला सबसे बेस्ट है, तो सबसे पहले स्टार्ट करोगे किससे, बी से। फिर आपने देखा कि ए वाला बेस्ट है, फिर आप स्टार्ट करोगे ए, अगर बी फेल हो जाता है तो ए पे जाओगे, ए फेल हो जाता है तो सी पर जाओगे। ठीक है, तो ये बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपने बना लिए। फिर सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन, यहां पर क्या है, ये क्रिएटिंग या प्लानिंग बेस्ट सॉल्यूशन, योग्य सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन। फिर आ गया इम्प्लीमेंटेशन, फिर आ गया इम्प्लीमेंट कर दिया, एंड तक हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इवेल्युएशन, कि आपने जो सॉल्यूशन यूज किया वो इफेक्टिव रहा या नहीं रहा, और अगर नहीं रहा तो फिर आप नेक्स्ट से स्टार्ट करोगे। क्लियर है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, क्रिएटिंग बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, लिस्ट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असर्टिव टेक्निक। असर्टिव टेक्निक क्या होती है, अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कहना, अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कहना, और इस तरीके से कहना कि सामने वाले को भी बुरा नहीं लगे, उसके राइट्स भी वायलेट नहीं हो और आपके राइट्स भी वायलेट नहीं हो, उसके साथ भी पूरा जस्टिफिकेशन हो और आपके साथ भी जस्टिफिकेशन हो। इस तरीके से बात कहना वो कहलाता है असर्टिवनेस टेक्निक। एबिलिटी टू एक्सप्रेस ऑनेस्टली, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन कौन सी असर्टिव टेक्निक्स है, केवल एक को छोड़ करके, तो वो एक को ढूंढना है। एबिलिटी टू एक्सप्रेस ऑनेस्टली,
हमें ईमानदारी से एक्सप्रेशन करना चाहिए, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करनी चाहिए। विनिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर हम जीतने के लिए नहीं बात कर रहे, हम गलत को सही करने की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जीतना हमारा एम नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड देयर राइट्स, ऑब्जेक्टिवनेस इन इंटरेक्शन, ऑब्जेक्टिवनेस इन इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि केवल मैं ही मैं जो बोल रहा हूं वो सही है और आप जो बोल रहे हो वो गलत है, केवल मेरी सुनो, वो नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिवनेस मतलब आपको सामने वाले को भी प्रॉपर रेस्पेक्ट देना है। क्लियर है? तो ये ऑप्शन आपका जाएगा सही, बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लेजेस फेयर लीडरशिप। लेजेस फेयर आपको पता है कि कंप्लीट फ्रीडम दे दी जाती है एम्प्लॉइज को कि वो अपने तरीके से काम करें, बस मैनेजर को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो इनमें से ऐसी कौन सी लक्षण है, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि लेजेस फेयर के हैं, केवल एक को छोड़ के, तो उस एक को ढूंढना है। वेरी लिटिल गाइडेंस फ्रॉम लीडर्स, ये होता है क्योंकि लीडर्स की से बहुत कम गाइडेंस मिलता है, जो भी करना है आपको करना है। देयर इज लिटिल टाइम फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग, बहुत कम समय मिलता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग का। कंप्लीट फ्रीडम फॉर फॉलोअर्स, फॉलोअर्स के लिए फ्रीडम होती है। लीडर्स प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड, लीडर जो होता है रिसोर्स प्रोवाइड करता है। तो इस ऑप्शन में हमको कंफ्यूजन था, लेकिन ये तीन ऑप्शन हमको मिल गए, ये मोर एक्यूरेट ऑप्शंस है। तो सबसे ज्यादा लीस्ट एक्यूरेट ऑप्शंस क्या होगा आपका, बी। तो आपका आंसर जाएगा बी, जो कि लीस्ट फेयर स्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है। ए रिटर्न रिकॉर्ड रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स, जो ओपीडी होती है पेशेंट्स की, ओपीडी में जितने पेशेंट्स आते हैं उनका नंबर अगर हम काउंट करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, सेंसस बोलते हैं। सेंसस वर्ड जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है, जनगणना को इंडिकेट करता है। सेंसस होती है हर साल, हर 10 साल में, भारत की भी सेंसस होती है कि कितने लोग अभी भारत में मौजूद हैं, तो वो कहलाता है जनगणना। तो यहाँ पर भी ओपीडी में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं वो ओपीडी का सेंसस कहलाएगा, तो वो रिकॉर्ड क्या कहलाता है, सेंसस। तो अगर आप हॉस्पिटल में सेंसस पूछ रहे हो, इसका मतलब आप हॉस्पिटल में ओपीडी का रिकॉर्ड पूछ रहे हो कि कितने पेशेंट ओपीडी में आते हैं। नेक्स्ट इज एन answerability of a subordinate to his or her superior performance of the assigned task is known as, सबॉर्डिनेट का अपने सुपीरियर को असाइन टास्क से रिलेटेड आंसरेबिलिटी, आंसरेबिलिटी जो होती है वो क्या कहलाती है। ये मैंने आपको बताया था कि जब हम अथॉरिटी देते हैं, डेलीगेशन करते हैं, तो उसके साथ दो चीजें आती है, एक तो आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी आती है अकाउंटेबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज में तो क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है टास्कों को कंप्लीट करने का, लेकिन अकाउंटेबिलिटी में रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ क्या होता है, आंसरेबिलिटी होती है, कि मतलब आपको आंसर करना पड़ेगा अगर आपने टास्क को समय पर पूरा नहीं किया। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन नर्सिंग काउंसिल द नर्स पेशेंट रेशो इन आईसीयू, आईसीयू में नर्स पेशेंट रेशो कितना होता है, 1:1। इन्वेंट्री रेफर्स टू, इन्वेंट्री का मतलब मटेरियल से होता है। डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स ऑन द वार्ड, देयर स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी। लिस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स बोरोड फ्रॉम ए सेंट्रल सप्लाई, सेंट्रल सप्लाई से लिए गए आर्टिकल की लिस्ट वो नहीं होती। लिस्ट ऑफ आर्टिकल फॉर रिपेयर और रिप्लेसमेंट, लिस्ट ऑफ एब्सोल्यूट मटेरियल, एब्सोल्यूट मटेरियल मतलब जो कि वेस्ट हो चुके प्रोडक्ट है, जो कि काम के नहीं रहे, तो लिस्ट ऑफ एब्सोल्यूट मटेरियल्स ये नहीं होगा। ये सारी चीजें आती है इन्वेंट्री में, लेकिन ये सेपरेट पार्ट्स हैं। जब हमको कॉमन मिल रहा है जो कि इसको एक्यूरेटली डिफाइन कर रहा है इन्वेंट्री को, ये भी हालांकि इन्वेंट्री का पार्ट है, आपके इन सब का रिकॉर्ड रखना इन्वेंट्री का पार्ट है, लेकिन जब हमको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल रहा है ऑप्शन में, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है फॉर रिक्रूटमेंट, हायरिंग एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉइज को प्लान करना, रिक्रूट करना, उनको प्लेस करना, उनके बेनिफिट्स के बारे में सोचना किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ऐसे अपने इंडिया गवर्नमेंट में क्या, इंडियन गवर्नमेंट में क्या, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये क्या काम करती है, ये एम्पावरमेंट, ये डेवलपमेंट
ऑफ मैन पावर एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द मैन पावर उससे रिलेटेड जॉब करती है। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, उसका काम मैन पावर को मैनेज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोफेशनल बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस इन इंडिया। ऐसी कौन सी प्रोफेशनल बॉडी है जो कि नर्सिंग कॉलेज के मॉनिटर करती है और रेगुलेशन उसका करती है? TNAI, ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये क्या है? प्रोफेशनल एसोसिएशन है। ये क्या है? प्रोफेशनल एसोसिएशन है। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन है, प्रोफेशनल ग्रुप है, ये प्रोफेशनल एफिलिएशन दे सकती है। क्या दे सकती है? प्रोफेशनल एफिलिएशन दे सकती है, लेकिन ये मॉनिटर नहीं कर सकती, रेगुलेट नहीं कर सकती। इंडियन नर्सिंग काउंसिल का काम होता है इंस्पेक्शन करना, कॉलेज के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना और उनको रेगुलेट करना, उनको गाइडलाइंस देना। किसका काम है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये नहीं करती, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता। क्या है आपका आंसर? बी। नेक्स्ट इज द नर्स लीन्स टुवर्ड्स। नर्स झुकती है किसकी तरफ? पेशेंट की तरफ इन कम्युनिकेशन। जब नर्स पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करती है तो थोड़ा सा आगे झुक करके बैठती है। तो ये झुक करके बैठना क्या दिखाता है? मेंटेन आई कांटेक्ट। क्या वो आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहती है? टू कंफर्ट द पेशेंट, पेशेंट को आरामदायक स्थिति में लाना चाहती है कि आप आरामदायक स्थिति में रहिए, मैं झुकती हूं ताकि आप मुझे सुनाई दे सके। सो जेन्युइन इंटरेस्ट, उसका अल्टीमेट एम क्या होता है? ताकि पेशेंट को लगे कि मेरी बातों को सुना जा रहा है विद केयर, विद सिंपैथी। तो मेरी बातों को सुना जा रहा है तो एक ट्रस्ट वाली फीलिंग डेवलप होती है। तो ट्रस्ट डेवलप करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को लगना चाहिए कि आप उसकी बात को सीरियसली सुन रहे हैं। तो शो जेन्युइन इंटरेस्ट, शो कर्टसी। आंसर क्या है आपका? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लीडर। लीडर का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? हैज पोजिशन अथॉरिटी, नॉट फॉर्मल अथॉरिटी। उसके पास एक पोजीशन अथॉरिटी होती है, फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होती कि आपको एक अथॉरिटी दे दी कि आप गाइड कीजिए, इंस्ट्रक्ट कीजिए, नहीं। उसी ग्रुप में से एक ग्रुप है लोगों का, उसमें से एक को लीडर बना दिया तो लीडर के पास भी क्या अथॉरिटी नहीं है, बस उसके पास पोजीशन है। उस पोजीशन से उसको थोड़ा बहुत अधिकार मिल जाता है लेकिन वो फॉर्मल नहीं होता। क्लियर है? एडमिनिस्ट्रेटर रादर देन इनोवेट्स। वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है बजाय कोई नई चीज इंप्लीमेंट करने के, तो वो भी नहीं होता। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स इंस्टेड ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन। अपने फॉलोअर्स जो होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, वो इंस्ट्रक्शन देने से ज्यादा बिलीव किस पे करता है? उनको इन्फ्लुएंस करने में करता है। ठीक है? लीडर कौन होता है? वो नहीं होता कि जो बैठ करके आपसे काम करवाए। लीडर वो होता है जो खुद काम करे और आपसे फॉलो करवाए। तो इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स इंस्टेड ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन, हैज फॉलोअर्स बट नो सबऑर्डिनेट। तो ये भी फीचर्स है। कौन सा फीचर्स नहीं है? बी। आंसर क्या जाएगा? बी। नेक्स्ट इज फॉलोइंग एक्टिविटी आर यूज्ड एज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के लिए कौन सी एक्टिविटी यूज की जाती है? निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इवैल्यूएशन को इंडिकेट करता है सिवाय एक के? एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, एट रेगुलर इंटरवल्स, एंड रेगुलर इंटरवल्स पर होना चाहिए, बाय ड्राइंग कंपैरिजन बिटवीन प्लानिंग एंड अचीवमेंट, टू डिटरमाइन वेदर द पॉलिसी इज बीइंग करेक्टली इंप्लीमेंटेड और नॉट। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो तीनों होते हैं। ठीक है? रेगुलर इंटरवल पर होना चाहिए। कैसे किया जाता है? कंपैरिजन के द्वारा किया जाता है। जो आपने प्लान किया है और जो आपने अचीव किया है उन दोनों के बीच का कंपैरिजन निकाल करके आप इवेल्युएट करोगे कि हमको कहां जाना था और हम कहां पहुंच चुके हैं। टू डिटरमाइन वेदर द पॉलिसी इज बीइंग करेक्टली इंप्लीमेंटेड, इवेल्युएशन के द्वारा हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो पॉलिसी है उसको करेक्टली इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि बेस्ट जो इवेल्यूशन रहता है वो कैसा रहता है? रेगुलर इंटरवल्स पर रहता है। तो ये लीस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है किसके लिए? इवेल्युएशन के लिए। तो आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट इज व्हेन ए नर्स पेज अटेंशन, जब नर्स ध्यान देती है टू व्हाट ए पेशेंट इज सेइंग, पेशेंट जो भी कुछ कह रहा है, दिस इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्टिंग, फोकसिंग, रिस्पॉन्डिंग और अटेंडिंग। क्या आएगा? अटेंडिंग आएगा। ठीक है? रिफ्लेक्टिंग मतलब होता है पेशेंट ने
जो कहा उसको रिफ्लेक्ट करना, उसको समझाना कि क्या आप ये कहना चाहते हो। फोकसिंग मतलब उसकी नीड पर फोकस करना। रेस्पॉन्डिंग मतलब उसने जो कहा है उसके लिए रिस्पॉन्ड देना। या अटेंडिंग, तो काम केवल क्या है, पे अटेंशन, अटेंशन पे कर रही है, मतलब क्या कर रही है, पेशेंट की बात को अटेंड कर रही है। द प्लान्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड विद इन जॉब सेटिंग, जॉब सेटिंग में जो एक्सपीरियंस दिया जाता है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, उसको अपन क्या कहते हैं। तो मैंने आपको दो टर्म बताई थी, इन सर्विस एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन मतलब जॉब सेटिंग से बाहर अगर आप हायर डिग्री के लिए जाते हो तो वो कहलाता है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। लेकिन विद इन द जॉब सेटिंग, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, अपना इंस्टीट्यूट जो होता है, वो अपने एम्प्लॉयज के अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, इन सर्विस एजुकेशन। नेक्स्ट इज इन बजटिंग टर्म्स द सोर्स ऑफ इनकम इज नोन एज। बजटिंग की जब हम बात करें तो जो जब इनकम आती है तो उस इनकम को क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, रेवेन्यू। A method of negotiation in which employees use authorized union representatives to engage in talks with authorities known as। जब यूनियंस जो होती है अपने मालिकों के साथ बात करती है, जो अथॉरिटी होती है उनके साथ बात करती है, ताकि अपने जो उनकी मांगे हैं, डिमांड्स है, उसको फुलफिल कराया जा सके, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग। द आईएनसी स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स यूजी स्टूडेंट रेशो फॉर नर्सिंग कॉलेज, कितने बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, तो 10 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। हु हैज गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल किसके द्वारा दिए गए थे, हेनरी फायल के द्वारा। क्वालिटी एश्योरेंस किससे संबंधित है, एडिक्वेसी ऑफ केयर, आप केयर जो देखभाल दे रहे हो, पेशेंट की केयर कर रहे हो, वो एडिक्वेसी के साथ कर रहे हो। स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, अगर आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो, पेशेंट की केयर देने में अगर आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो, तब उस हम कहेंगे कि आप क्वालिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। प्रैक्टिस रेटिंग, पेशेंट के द्वारा दी गई रेटिंग्स। ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है आपका, क्वालिटी मेजरमेंट का। अगर आप स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस कैसी होगी, क्वालिटेटिव होगी। इन नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल एट लोअर मैनेजमेंट लेवल, लोअर मैनेजमेंट लेवल। अगर नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उसके नीचे उसके असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, उसके बाद वार्ड इंचार्ज। तो लोअर लेवल जो होता है वो होता है नर्सिंग स्टाफ, लेकिन नर्सिंग स्टाफ जो होता है वो इन्वेंट्री मैनेज नहीं करता। इन्वेंट्री मैनेज कौन करेगा, वार्ड इंचार्ज करेगी। कौन करेगी, वार्ड इंचार्ज। तो स्टाफ नर्स करते हैं क्या, नहीं करते, हेड नर्स करेगी। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट करेंगे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट करेंगे, लेकिन ये हो गया अपर लेवल के। इन्होंने क्या कहा है, लोअर मैनेजेरियल लेवल। तो लोअर लेवल पे कौन होगा, आपके हेड नर्स या नर्स इंचार्ज। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वेंट्री कंट्रोल द आइटम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशंस। कंजम्पशंस कितनी फास्ट वो यूज हो रहे, तो जितनी फास्ट यूज होंगे उतना ही उनका मूवमेंट होगा। तो मैंने आपको FSN एनालिसिस बताया था, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। तो आपका ऑप्शन है सी, ABC, ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम, जिसमें दोनों ही चीजें शामिल थी, कॉस्ट शामिल थी, नंबर ऑफ आइटम शामिल थे। तो हाई कॉस्ट एंड लोअर नंबर, मीडियम कॉस्ट एंड मीडियम नंबर्स, एंड लोअर कॉस्ट एंड हाई इन नंबर, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, लो कॉस्ट, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। तो यहां पर रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है, मूवमेंट को इंडिकेट करेगा। तो आंसर क्या हो गया आपका सी। असाइनमेंट ऑफ एनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी, अगर आप किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटीज देते हो या अथॉरिटी देते हो टू अनदर पर्सन टू कैरी आउट स्पेसिफिक एक्टिविटीज, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, तो असाइन करना या शेयर करना क्या कहलाता है, असाइन करना है, शेयर करना कहलाता है डेलीगेशन। इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस हायर जॉब पोजीशन इज ओपन टू ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु मे विश टू अप्लाई इज नोन एज। अब इसका मतलब समझेंगे, जैसे आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है और ये है आपका हॉस्पिटल का स्टाफ
हेड नर्स या नर्सिंग स्टाफ या एएनएस। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हॉस्पिटल से स्टाफ लिया गया है तो एएनएस को प्रमोट करके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या हेड नर्स को प्रमोट करके क्या बना देंगे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बना देंगे। तो ये जो पोस्ट फिलअप हुई है वो किसके द्वारा फिलअप हुई है, रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन के द्वारा। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, ओपन टू ऑल, मतलब बाहर के जो कैंडिडेट हैं, अभी तक तो रेस्ट्रिक्ट हो गया था कि केवल प्रमोशंस के द्वारा भरी जाएगी। ओपन टू ऑल का मतलब हो गया कि बाहर के जो कैंडिडेट्स है वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकायदा रिक्रूटमेंट होगा, एग्जाम होगी, सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर प्रमोशन से नहीं ले रहे, डायरेक्ट ले रहे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती। राजस्थान में बहुत चलता है सीधी भर्ती। तो सीधी भर्ती का मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ऐसी पोस्ट जो कि प्रमोशन से भरी नहीं जा रही बल्कि उसको आउटसोर्सिंग से लिया जा रहा है, तो वो कहलाता है क्या, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, मैंने बताया था फ्रेजेस आती है। क्या फ्रेजेस भी किसको इंडिकेट करती है, लैंग्वेज को। इंफॉर्मेशन भी लैंग्वेज को, वर्ड्स भी लैंग्वेज को, तो तीनों क्या हो गए, वर्बल कम्युनिकेशन। और बचा क्या, जेस्चर्स, ये हो गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आंसर क्या जाएगा, बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। करीब 50 एमसीक्यूज हमने मैनेजमेंट से सॉल्व किए हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी थे जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो इन एमसीक्यूज को सॉल्व करके हमको आइडिया हो गया होगा कि मैनेजमेंट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।